बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने हमारे अध्याय संख्या 6 न्यायपालिका का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना हमारी न्यायपालिका के बारे में, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। अब वक्त हो चला है इस अध्याय के प्रश्नोत्तर को पढ़ने का, तो चलिए चलते हैं और लेते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इस अध्याय के प्रश्नावली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्न में जो बेमेल हो उसे छांटें। क्या करना है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। तो अपन को वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में से ऐसा वाक्य अपन को अलग करके छांटना है जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सहयोग नहीं कर रहा है। छांट लेते हैं। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। तो ये तो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जा रही है। न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता, तो ये भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता, इसका न्यायालय की स्वतंत्रता से कोई लेन देन नहीं है। तो अपना उत्तर ये हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसको अपन न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहेंगे? नहीं, इसको तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो फिर क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय है कि न्यायपालिका है वो सरकार के अन्य जो 2 अंग हैं उनके हस्तक्षेप से मुक्त है, अर्थात न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका और विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसके कार्यों में बाधा नहीं पैदा कर सकती। देखते हैं आंसर। नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय यह नहीं कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब न्यायपालिका बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के अपना कार्य करे। न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के लिए, सेवा काल के लिए, सेवा सुविधाओं के लिए कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि वो निष्पक्ष होकर न्याय कर सकें। इसलिए हमारे संविधान ने ऐसे प्रावधान दिए हैं, जो न्यायाधीश हैं उनको अपनी सेवा काल की सुरक्षा दी है, उनको जो वेतन है, भत्ते हैं, उनकी सुरक्षा दी है कि विधायिका है वो उनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो विधायिका का उसमें कोई रोल नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि जो मंत्री परिषद हो वो किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बना दे। न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्य अनुभव होने चाहिए, कानून की जानकारी, वकालत का अनुभव, ऐसे बहुत सारी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है हमारे संविधान में। न्यायपालिका अपने वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर कार्यपालिका तथा विधायिका पर निर्भर नहीं है। वेतन के लिए, भत्तों के लिए और अन्य वित्तीय सुविधाएं हैं, उनके लिए न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका पर निर्भर है और ना ही विधायिका पर निर्भर है। न्यायाधीशों को सेवा काल की सुरक्षा है। न्यायाधीशों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है और न्यायालय की निर्णय बाध्यकारी है। न्यायालय के निर्णयों को सबको मानना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़ें और उसमें निम्नलिखित पहलुओं की पहचान करें। हमें ये क्वेश्चन दिया है पहले तो कि हमें इन पहलुओं की पहचान करनी है और एक रिपोर्ट दी है जिसको अपन को पढ़ना है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पहलुओं की अपन को जांच करनी है। पहला पहलू है कि मामला किस बारे में है, इस मामले में लाभार्थी कौन है, इस मामले में फरियादी कौन है, और सोचकर बताना है कि कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे और किसानों की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। तो मामला पढ़ लेते हैं अपन। मामला ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस से दहानू के किसानों को 300 करोड़ रुपए देने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस एनर्जी से मुंबई के बाहरी इलाके दहानू में चीकू फल उगाने वाले किसानों को, किनको कहा है? चीकू फल उगाने वाले किसानों को कहा है 300 करोड़ रुपए देंगे। कौन देगा? रिलायंस एनर्जी देगी। चीकू उत्पादक किसानों ने अदालत में रिलायंस के ताप ऊर्जा संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध अर्जी दी थी। अर्जी किसने दी थी? चीकू उत्पादक किसानों ने दी थी। किसको दी थी? अदालत में अर्जी दी थी और अदालत ने इसी मामले में अपना फैसला सुनाया था। अदालत को अर्जी दी थी, किसके खिलाफ अर्जी दी थी? रिलायंस के खिलाफ अर्जी दी थी, क्योंकि रिलायंस के ताप ऊर्जा संयंत्र से प्रदूषण हो रहा था। दहानू मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है। एक दशक पहले तक इस इलाके की अर्थव्यवस्था खेती और बागवानी के बूते आत्मनिर्भर थी और दहानू की प्रसिद्धि यहाँ के मछली पालन तथा जंगलों के कारण थी। सन 1989 में इस इलाके में ताप ऊर्जा संयंत्र चालू हुआ और इसी के साथ शुरू हुई इस इलाके की बर्बादी। अगले साल इस उपजाऊ क्षेत्र की फसल पहली दफा मारी गई। कभी महाराष्ट्र के फलों का टोकरा दहानू की अब 70% फसल समाप्त हो चुकी है। मछली पालन बंद हो गया है, जंगल विरल होने लगे हैं। किसानों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली राख भूमिगत जल में प्रवेश कर जाती है और पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित हो रहा है। दहानू तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने ताप ऊर्जा संयंत्र को प्रदूषण नियंत्रण की इकाई स्थापित करने का आदेश दिया था ताकि सल्फर का उत्सर्जन कम हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्राधिकरण के आदेश के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इसके बावजूद सन 2002 तक प्रदूषण नियंत्रण का संयंत्र स्थापित नहीं हुआ। सन 2003 में रिलायंस ने ताप ऊर्जा संयंत्र को हासिल किया और सन 2004 में उसने प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने की योजना के बारे में एक खाका प्रस्तुत किया। प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र चूंकि अब भी स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए दहानू तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने रिलायंस से 300 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा। तो ये था पूरा का पूरा मामला। मुंबई के दहानू का किसान थे, चीकू का उत्पादन करते थे, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, उनका मछली पालन का काम बर्बाद हो गया। कारण क्या था? कारण था रिलायंस के ताप ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली राख, जो कि वहां के पूरे मामले को प्रदूषण कर रही थी, भूमिगत जल को प्रदूषित कर रही थी। तो इसका उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या था कि मामला कहाँ का है? ये तो मामला दहानू मुंबई क्षेत्र के चीकू पैदा करने वाले उन किसानों को मुआवजा देने के बारे में है जिनका थर्मल पावर प्लांट के नुकसानदायक रिसाव के कारण बाहरी नुकसान हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें लाभान्वित कौन हुए थे? तो इस मामले में दहानू क्षेत्र के चीकू उत्पादन करने वाले किसान लाभान्वित हुए। क्यों हुए? क्योंकि किसानों के पक्ष में न्यायालय ने निर्णय दिया कि 300 करोड़ रुपए हैं वो रिलायंस के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे। तो इस मामले में लाभान्वित हुए थे किसान। इस मामले में फरियादी कौन था? तो इस मामले में दहानू क्षेत्र के चीकू उत्पादन करने वाले किसान फरियादी थे, क्योंकि उन किसानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने क्या तर्क दिए थे? कंपनी ने तर्क दिया कि थर्मल पावर प्लांट के नुकसानदायक रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और किसानों ने तर्क दिया कि ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली राख से भूमिगत जल प्रभावित हुआ है, इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी समस्या का उचित समाधान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे की समाचार रिपोर्ट पढ़ें और चिन्हित करें कि इस रिपोर्ट में किस किस स्तर की सरकार की सक्रियता दिखाई देती है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की निशानदेही करनी है। एक रिपोर्ट फिर अपन को पढ़नी है पूरी, और उस रिपोर्ट को पढ़कर अपन को उसमें सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका रही इसके बारे में बताना है। दूसरा बताना है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज में कौन कौन सी बातें आप इसमें पहचान सकते हैं। उसमें अपन को वो बातें पहचाननी है जो कार्यपालिका ने की और न्यायपालिका ने की, वो कार्य अपन को ढूंढने हैं।
इस प्रकरण से संबंध नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करनी है। हमें इसमें नीतिगत मुद्दे भी ढूंढने हैं, कानून बनाने से संबंधित बातें भी ढूंढनी है और उनका क्रियान्वयन कैसे हुआ और कानून की व्याख्या उसमें किस तरह से हुई, इन बातों को भी हमें ढूंढ के बताना है। तो चलिए रिपोर्ट पढ़ते हैं। सीएनजी मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ, ये उस न्यूज की हेडिंग है। न्यूज क्या है? राजधानी के सभी गैर सीएनजी व्यावसायिक वाहनों को यातायात से बाहर करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेंगे। दोनों सरकारों में इस बात की सहमति हुई है कि दिल्ली और केंद्र सरकार ने पूरी परिवहन व्यवस्था को एकल ईंधन प्रणाली से चलाने के बजाय दोहरे ईंधन प्रणाली से चलाने के बारे में नीति बनाने का फैसला किया है, क्योंकि एकल ईंधन प्रणाली खतरों से भरी है और इसके परिणाम स्वरूप विनाश हो सकता है। राजधानी के निजी वाहन धारकों ने सीएनजी के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने का भी फैसला किया गया है। दोनों सरकारें राजधानी में 0.05% यानी कि 0.05% निम्न सल्फर डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में दबाव डालेंगी। इसके अतिरिक्त अदालत से कहा जाएगा कि जो व्यावसायिक वाहन यूरो 2 मानकों को पूरा करते हैं उन्हें महानगर में चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार अलग अलग हलफनामा दायर करेंगे, लेकिन इनमें समान बिंदुओं को उठाया जाएगा। केंद्र सरकार सीएनजी के मसले पर दिल्ली सरकार के पक्ष को अपना समर्थन देंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री राम नायक के बीच हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। श्रीमती शीला दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार अदालत से विनती करेगी कि डॉक्टर R.A. मसेलकर की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय समिति को ध्यान में रखते हुए अदालत बसों को सीएनजी में बदलने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दे, क्योंकि 10,000 बसों को निर्धारित समय में सीएनजी में बदल पाना असंभव है। डॉक्टर मसेलकर की अध्यक्षता में गठित समिति पूरे देश के ऑटो ईंधन नीति का सुझाव देगी। उम्मीद है कि यह समिति 6 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के निर्देशों पर अमल करने के लिए समय की जरूरत है। इस मसले पर समग्र दृष्टि अपनाने की बात कहते हुए श्रीमती शीला दीक्षित ने बताया कि सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या, सीएनजी की आपूर्ति करने वाले स्टेशनों पर लगी लंबी कतार की समाप्ति, दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में सीएनजी ईंधन जुटाने तथा अदालत के निर्देशों को अमल में लाने के तरीके और साधनों पर एक साथ ध्यान दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीएनजी के अतिरिक्त किसी अन्य ईंधन से महानगर में बसों को चलाने की अपनी मनाही में छूट देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत का कहना था कि टैक्सी और ऑटो रिक्शों के लिए भी सिर्फ सीएनजी इस्तेमाल किया जाए। इस बात पर उसने कभी जोर नहीं डाला। श्री राम नायक का कहना था कि केंद्र सरकार सल्फर की कम मात्रा वाले डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में अदालत से कहेगी, क्योंकि पूरी यातायात व्यवस्था को सीएनजी पर निर्भर करना खतरनाक हो सकता है। राजधानी में सीएनजी की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होती है और इसमें किसी किस्म की बाधा आने पर पूरी सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। उत्तर देखते हैं। इस केस में केंद्रीय सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार हैं वो सक्रिय दिखाई देती हैं। यातायात के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित मापदंडों के आधार पर केस को तय करने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पहला जो अपना क्वेश्चन था वो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को लेकर ही था। दूसरा क्वेश्चन है कार्यपालिका प्रदूषण नियंत्रण की नीति तय करेगी और न्यायपालिका ये तय करेगी कि कार्यपालिका की नीति का कितना उल्लंघन हुआ है। इस प्रकरण में राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय यह है कि दिल्ली में सीएनजी के प्रयोग की बसें चलेंगी। इस पर दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। नीति व कानून के निर्माण के संबंध में ये निर्णय लिया गया कि ऐसा करते समय पर्यावरण प्रदूषण से सुरक्षा को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा।
अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन इक्वाडोर के बारे में है। इस उदाहरण और भारत की न्यायपालिका के बीच आप क्या समानता अथवा असमानता पाते हैं? देखिए क्या है कथन। सामान्य कानूनों की कोई संहिता अथवा पहले सुनाया गया कोई न्यायिक फैसला मौजूद होता तो पत्रकार के अधिकारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती। दुर्भाग्य से इक्वाडोर की अदालत इस रीति से काम नहीं करती। पिछले मामलों में उच्चतर अदालत के न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए हैं उन्हें कोई न्यायाधीश उदाहरण के रूप में मानने के लिए बाध्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत इक्वाडोर अर्थात दक्षिणी अमेरिका में किसी और देश में जिस न्यायाधीश के सामने अपील की गई है उसे अपना फैसला उसका कानूनी आधार लिखित रूप में नहीं देना होता। कोई न्यायाधीश आज एक मामले में कोई फैसला सुनाकर कल उसी मामले में अपना दूसरा फैसला दे सकता है और इसमें उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखते हैं क्या है हमारी भारत की न्यायपालिका से इसकी समानता। पहले बात करते हैं असमानता की। असमानता है कि भारत में पहले सुनाया गया न्यायिक फैसला है वो संहिता के रूप में काम करता है, कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसले दे दिए हैं वो एक संहिता के रूप में काम करते हैं और वो जो अन्य न्यायालय हैं हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको मानने होते हैं। उच्चतम अदालत द्वारा दिए गए निर्णय भारत में अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मानना अनिवार्य है और भारत में न्यायाधीश को अपना फैसला लिखित रूप में देना होता है। तो ये बातें हमारी भारतीय न्यायपालिका की इक्वाडोर से अलग हैं। समानता क्या है? समानता ये है कि भारत की न्यायपालिका है वो भी अपने फैसलों को बदल सकती है और जो पहले उसने फैसला दिया था उस फैसले की समीक्षा कर सकती है और उसका उलट भी दूसरा फैसला दे सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकार मसलन मूल, अपीली और परामर्शकारी से इनका मिलान कीजिए। अपन को ढूंढना है इनमें से कि कौन सा क्षेत्राधिकार है वो मूल है, मूल अधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है, कौन सा अपीलिक क्षेत्राधिकार में है और कौन सा परामर्शीय है। तो देखिए सरकार जानना चाहती थी कि क्या वह पाकिस्तान अधिग्रहित जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता के संबंध में कानून पारित कर सकती है, ये सरकार जानना चाहती है, अर्थात सरकार सलाह ले रही है। तो ये हो गया परामर्शीय क्षेत्राधिकार। दूसरा है कावेरी नदी के जल विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु सरकार अदालत की शरण लेना चाहती है। कावेरी नदी का जल विवाद ये दो राज्यों के बीच में है और दो राज्यों के बीच का कोई भी विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार आता है। बांध स्थल से हटाए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया, तो ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखिए आप परामर्शकारी मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है? इस बारे में जब अपन ने इस चैप्टर को पढ़ा था बहुत अच्छे से बात की थी कि जनहित याचिका जब कोई व्यक्ति है वो स्वयं नहीं जा पाता अदालत में तो उसकी तरफ से कोई भी समूह है, कोई भी समाज सेवी संगठन, कोई भी व्यक्ति है वो याचिका लगा सकता है। तो गरीब तबके के अशिक्षित लोग अपने अधिकारों की मांग हेतु स्वयं न्यायालय में नहीं जा पाते तो जनहित याचिका के माध्यम से गरीब तबके की परेशानी, पीड़ा और उनके साथ हो रहा शोषण का व्यवहार ये न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय ने इस पर उचित निर्णय दिए। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों? तो देखिए हाँ ये सत्य है कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप रहा है। ये अपन ने इस चैप्टर को पढ़ते समय भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करती हुई दिखाई देती है। न्यायिक सक्रियता को कार्यपालिका स्वयं के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप की दृष्टि से देखती है कि जो न्यायिक सक्रियता का व्यवहार करती है, जब भी न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के कार्य करती है तो कार्यपालिका ये समझती है कि उसके क्षेत्राधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप में जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलती है?
ये न्यायिक सक्रियता है, क्या वो हमारे मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा कर पा रही है? तो ये सच है कि जो गरीब और वंचित वर्ग था उसके लिए मूल अधिकारों का असली अर्थ न्यायिक सक्रियता ने ही सिद्ध किया है। देखते हैं, गरीब, पिछड़े, अजागरूक वर्ग के मूल अधिकारों की रक्षा न्यायिक सक्रियता से। इससे मौलिक अधिकारों की पहुंच आम नागरिकों तक बढ़ी है, और आम नागरिक है, प्रत्येक नागरिक है, उस तक मौलिक अधिकारों की पहुंच न्यायिक सक्रियता के माध्यम से बढ़ी, क्योंकि जो कमजोर तबका था, गरीब तबका था, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित याचिकाओं पर उनके लिए लाभकारी निर्णय दिए गए थे। मौलिक अधिकारों के हनन को न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप करके रोका जाता है, और कार्यपालिका और विधायिका को भी मौलिक अधिकारों के लिए उचित निर्देश देते हैं। उन गरीबों के शोषण और पीड़ा को दूर करने के लिए न्यायपालिका सरकार के अन्य दोनों अंगों को भी निर्देश दे रही है। तो देखा अपन ने किस तरह से न्यायिक सक्रियता ने मौलिक अधिकारों को बढ़ाने में एक तरह से न्यायपालिका की सहायता ही की है। धन्यवाद।